हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों है ना द्रव्य स्थितिकी लेसन को समाप्त किया था। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और पृष्ठ तनाव के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये द्रव्य का जो है स्थिर द्रव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है बच्चों पृष्ठ तनाव। इसके बारे में आज हम लोगों को जानकारी हासिल करना है बच्चों कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो चलिए बच्चों, बिना समय को गवाए जो है आज हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले बच्चों आज हम लोग पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग आज विचार करेंगे, जैसे कि संसंजन बल क्या होता है बच्चों। आज हम लोग उस टॉपिक्स पर आज हम लोग विचार करेंगे कि संसंजन बल क्या होता है। तो चलिए, संसंजन बल है, आसंजन बल है, इस सब का डेफिनेशन देकर करके इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संसंजन बल, है ना। संसंजन बल क्या होता है? संसंजन बल देखिए एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, है ना, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, है ना, लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं। संसंजन बल कहते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे मैं बता देता हूँ कि द्रव्य के दो बूंदों के बीच में लगने वाला बल, जैसे, है ना, द्रव्य या पानी भी कह सकते हैं, है ना। देखिए पानी के दो बूंदों के बीच, पानी के दो बूंदों, है ना, दो बूंदों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल यही संसंजन बल है। तब इसी बल के कारण द्रव्य का दो बूंद जो है आपस में मिल करके बड़ी बूंदों का निर्माण करता है ना। इसी को हम लोग को कहते हैं संसंजन बल। जैसे कि मैं आप लोगों को और बता देता हूँ बच्चों संसंजन बल के बारे में कि यदि हम लोग क्या करेंगे कि कांच के दो प्लेट को यदि पानी में भिंगा करके रख देते हैं तो दोनों प्लेटों को अलग करना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। देखिए कांच के, है ना, कांच के भींगे, है ना, कांच के भींगे दो प्लेट को, दो प्लेट को सटाकर, है ना, सटाकर रखने पर, सटाकर रखने पर दोनों को, है ना, दोनों को अलग करना, दोनों को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों प्लेट जो है संसंजन बल से चिपक जाते हैं बच्चों, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं संसंजन बल का सबसे अच्छा उदाहरण। पारा का भी देखिएगा, दो बूंद जो है आपस में जुड़ करके एक बड़ी बूंदों का निर्माण करता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि पेड़ पौधे में जो जड़ से जो उसके पत्तियाँ तक जो पानी पहुँचती है वो संसंजन बल के कारण ही होती है। देखिए पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में उसके जड़ से, है ना, उसके जड़ से पत्तियों तक, है ना, पेड़ पौधों में उसके जड़ से पत्तियों तक पानी का पहुंचना, पानी का पहुंचना, पानी का पहुंचना ये भी संसंजन बल के कारण ही संभव हो पाता है। आखिर इसमें दूसरा और भी केस है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसमें कैपिलरी का भी कुछ, कैसिकत्व का भी कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है, लेकिन ये संसंजन बल के कारण ही संभव हो पाता है बच्चों। तो दूसरे प्रकार का बल है बच्चों आसंजन बल, है ना। आसंजन बल क्या है? आसंजन बल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आसंजन बल जिसको हम लोग एडहेशन फोर्स भी कहा जाता है ना। आसंजन बल किसको कहते हैं? देखिए विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले, है ना, विभिन्न पदार्थ के, है ना, विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच, विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच, विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं, है ना, आसंजन बल कहते हैं।
आसंजन बल कहते हैं, है ना। विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग आसंजन बल कहते हैं, है ना। इसके उदाहरण जैसे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कुछ उदाहरण, इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं आसंजन बल का। जैसे कि हम लोग आसंजन बल के कारण ही, देखिए आसंजन बल के कारण ही चौक से, है ना, चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखना पॉसिबल हो पाता है। ब्लैक बोर्ड, है ना, जिसको हम लोग श्यामपट्ट भी हिंदी से कहते हैं बच्चों, श्यामपट्ट, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में लिखना संभव हो पाता है। ब्लैक बोर्ड में लिखना संभव हो पाता है। पेन से जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं, पेन से कॉपी में लिखना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौक एक अलग प्रकार का पदार्थ है और एक श्यामपट्ट जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड कहते हैं वो भी एक अलग प्रकार का पदार्थ है। तो दोनों अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण बल के कारण, है ना, ब्लैक बोर्ड में चौक चिपक जाता है। तो ये चीज़ हम लोग पॉसिबल हो पाता है आसंजन बल के कारण ही। दूसरा, पेन या, देखिए पेन या पेंसिल से, है ना, पेन या पेंसिल से कॉपी में लिख पाना, है ना, लिख पाना। तो ये भी जो है पेन और पेंसिल का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो कॉपी के अणु से चिपक जाते हैं और हम लोग लिख पाते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या है बच्चों कि पानी देखते होंगे, जब हम लोग कांच या दीवार में जब हम लोग पानी को फेंकते हैं तो पानी क्या करता है? कांच या दीवार को गीला कर देता है, अर्थात भिगो देता है। तो वह भी जो है आसंजन बल के कारण ही हो पाता है ना। देखिए कांच या दीवारों में, दीवार में जल डालने पर, कांच या दीवार में, सॉरी यहाँ गलती लिख पाए हैं, है ना, कांच या दीवार में जल डालने पर, है ना, जल डालने पर जल कांच या दीवार को गीला कर देता है। कांच या दीवार को गीला कर देता है। ये भी किसके वजह से हो पाता है? ये भी आसंजन बल के कारण ही हो पाता है बच्चों। हम लोग जो गम का यूज़ करते हैं, गम, है ना, गम समझते हैं ना, गोंद का जो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कागज या फिर और कोई दूसरे पदार्थ चिपक जाते हैं, तो वो भी आसंजन बल के कारण ही होता है। गोंद, है ना, गोंद के द्वारा कागज या अन्य पदार्थों का चिपकना, कागज या अन्य पदार्थों का चिपकना, ये भी आसंजन बल के कारण ही हो पाता है। तो आप देख पाए बच्चों कि हम लोग जो है पृष्ठ तनाव जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों, उसमें दो ही प्रकार का बल जो है महत्वपूर्ण होता है, एक संसंजन बल और एक आसंजन बल, है ना। तो ये दो, संसंजन बल किसको कहते हैं? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं। इसके कई उदाहरण मैंने आप लोगों को दिखाया। आसंजन बल किसको कहते हैं? कि विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग आसंजन बल कहते हैं। मैंने इनका विभिन्न उदाहरण आप लोगों के सामने रखा, है ना। तो चलिए अब हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। देखिए पृष्ठ तनाव जिसको इंग्लिश में हम लोग सरफेस टेंशन भी हम लोग कहते हैं। सरफेस टेंशन किसको कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यह जो है पृष्ठ तनाव स्थिर जल का एक गुण होता है। स्थिर जल का एक गुण होता है जिसके कारण द्रव की ऊपरी सतह जो होती है वो तनाव की अवस्था में रहती है ना, हमेशा टेंशन में रहती है, हमेशा तनाव की अवस्था में रहती है, जिसके कारण वो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम कर सके, है ना, पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम कर सके। अर्थात पृष्ठ का ऊपरी सतह जो होती है हमेशा एक तनन झिल्ली के समान काम करती है। इसी गुण को हम लोग पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन को लिख देता हूँ बच्चों। देखिए पृष्ठ तनाव स्थिर द्रव्य का, है ना, स्थिर द्रव्य का वह गुण है, स्थिर द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण, है ना, जिसके कारण द्रव्य का
जिसके कारण द्रव्य का ऊपरी सतह, है ना, जिसके कारण द्रव्य का ऊपरी सतह, है ना, जिसके कारण द्रव्य का ऊपरी सतह तनाव की अवस्था में रहता है, तनाव की अवस्था में रहता है, ऊपरी सतह तनाव की अवस्था में रहता है, तनाव की अवस्था में रहता है ना, जिससे, है ना, जिससे जिससे द्रव्य सतह, जिससे द्रव्य सतह अपना क्षेत्रफल, अपना पृष्ठ क्षेत्रफल, जिससे अपना पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम कर सके, न्यूनतम कर सके, है ना, न्यूनतम कर सके, अर्थात अर्थात द्रव्य का ऊपरी सतह, द्रव्य का ऊपरी सतह, द्रव्य का ऊपरी सतह एक तनन झिल्ली, है ना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, तनन झिल्ली के समान, है ना, तनन झिल्ली के समान कार्य करता है, तनन झिल्ली के समान कार्य करता है, कार्य करता है। द्रव्य के इस गुण को देखिए, द्रव्य के या द्रव्य सतह के इस गुण को, है ना, द्रव्य सतह के इस गुण को, इस गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है ना, क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। डेफिनेशन काफ़ी बड़ा हो गया बच्चों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। पृष्ठ तनाव स्थिर द्रव्य का, है ना, हमेशा याद रखिएगा, इसमें द्रव्य की सतह कैसी होनी चाहिए, स्थिर, बहता जल नहीं, स्थिर द्रव्य, किसी पात्र में रखा हुआ या किसी स्थान पर रखा हुआ द्रव्य का ये गुण होता है, जिसके कारण द्रव्य का ऊपरी सतह, जो ऊपर का जो सतह होता है, द्रव्य का जो ऊपर का सतह होता है, वो सतह हमेशा तनाव की अवस्था में रहता है। किस प्रकार, देखिएगा कि यदि आप लोग कोई रबर का, यदि आप सीट ले ले, रबर का यदि कोई सीट ले ले इस प्रकार, और इसको यदि आप लोग फैलाते हैं, इधर इधर बल लगाते हैं बच्चों, सीट लगाते हैं, तो ये किस प्रकार फैलता है, तो ये तनाव में आ जाता है ना, टेंशन में आ जाता है कि जैसे ही छोड़ेंगे कि ये क्या होगा, सिकुड़ना चाहता है ना, तो वो तनाव की अवस्था में आ जाता है ना, जिसके कारण द्रव्य अपनी पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम कर सके, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए इसका ऊपर की सतह जो होती है हमेशा तनाव की अवस्था में रहती है ना, अर्थात द्रव्य का ऊपरी सतह एक तनन झिल्ली के समान काम करता है ना। इस सतह के या द्रव्य सतह के इस गुण को हम लोग पृष्ठ तनाव कहा जाता है बच्चों। आप इसको अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। आप लोग देखिएगा बच्चों कि जो भी द्रव्य का, यदि आप लोग एक गिलास यदि जल लेते हैं और जल को यदि आप लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जो जल जब गिरता है, पानी जब गिरता है, तो उसकी जो बूंदें बनती है, पानी की जो बूंदें बनती है, वो बूंद कैसा होता है बच्चों, वो गोलाकार बूंद होता है ना, वो गोलाकार होता है। आप लोग देखिएगा गोल के आकार का होता है, अर्थात फुटबॉल के जैसे आकृति का होता है या फिर कंचा के आकृति का होता है। आप लोग देखिएगा आखिर वो गोल क्यों हुआ, है ना, आखिर वो गोल क्यों हुआ, वो दूसरा आकृति गेन क्यों नहीं करता है, प्राप्त नहीं क्यों नहीं करता है ना, आखिर वो गोल ही क्यों हुआ। तो ये बात आप समझिए कि दुनिया में एक गोला ही एक ऐसी आकृति है जो अपने, है ना, जो अपने आयतन की तुलना में उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा न्यूनतम होता है। वो अपने आयतन की तुलना में उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो न्यूनतम होता है। इसीलिए कोई भी पदार्थ जब अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है तो वो गोला की आकृति प्राप्त कर लेता है ना। आप बात समझ पा रहे होंगे कि गोला ही एक ऐसी आकृति है जिसके कारण या जिसमें यह गुण पाया जाता है कि वो अपने आयतन की तुलना में, है ना, अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को हमेशा न्यूनतम बनाए रखता है, गोला, स्फेयर जिसको कहते हैं। इसीलिए यदि कोई भी यदि द्रव्य यदि इस प्रकार का गुण रखता है ना, कि उसका पृष्ठ यदि क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए तो वह तुरंत गोला की आकृति आप धारण कर लेती है बच्चों। तो इसीलिए जो होती है द्रव्य या पारा का बूंद या फिर कोई भी पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में होती है वो तुरंत देखिएगा गोला की आकृति प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो सिकुड़ना चाहता है। जैसे ही सिकुड़ना चाहता है ना, उसका ऊपरी पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और वो गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसका गोल होना, किसी भी द्रव्य बूंद का गोल होना, वो इस बात को सूचित करता है
कि उसका द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है वो हमेशा सिकुड़ना चाहता है ना। क्योंकि जैसे ही वो गोला प्राप्त कर लिया, तो हम लोग गोला के विषय में जानते हैं कि गोला अपने आयतन की तुलना में उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो जैसे ही कोई भी द्रव्य यदि अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है, तो वो क्या किस में बदल जाता है, गोला के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा आपका इसमें आप बहुत अच्छा आप लोग समझ सकते होंगे कि देखिए, सबसे पहली बात, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि वो द्रव्य की सतह पर आसानी से दौड़ जाते हैं, चल जाते हैं, है ना, चलते हैं, है ना। देखिए, कीड़े मकोड़ों का जल की सतह पर चलना, जल की सतह पर चलना, जल की सतह पर चलना। तो ये जल की सतह पर क्यों चल पाते हैं? क्योंकि द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है वो तनाव की अवस्था में होता है ना, अर्थात तनाव की अवस्था में होता है, जिसके कारण द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है ना, वो कीड़े मकोड़ों का वजन को मतलब बैलेंस कर सकता है, वो भार सह सकता है, जिसके वजह से आसानी से वो चलने लगते हैं, है ना। दूसरी बात होता है कि यदि आप लोग एक सुई को, है ना, यदि एक सुई को सावधानी से द्रव्य के ऊपरी सतह पर, द्रव्य की सतह पर यदि रखते हैं, तो वो द्रव्य की सतह पर, है ना, आप क्या करता है, बिना डूबे जो होता है वो तैरने लगता है। मतलब सुई को देखिए, यदि सुई को सावधानी से, है ना, देखिए सुई को सावधानी से बिना, है ना, सावधानी से द्रव्य की सतह पर, द्रव्य की सतह पर रखा जाए, द्रव्य की सतह पर रखा जाए तो सुई, है ना, सतह पर तैरता है, तो सुई द्रव्य की सतह पर तैरता है बच्चों। तो ये बात आपसे, सुई को यदि सावधानी से रखा जाए, है ना, उसे किसी, है ना, क्या बोलते हैं, सबसे पहले मान लें कि द्रव्य की यदि यहाँ पर सतह है ना, द्रव्य का ऊपरी सतह है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोग सुई को जो होती है एक कॉटन में, मतलब रुई के ऊपर रख करके, रुई के ऊपर रखेंगे और उस रुई को द्रव्य की सतह पर हम लोग रखेंगे। तो रुई जो होती है पानी को सोख करके तो पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन सुई जो होती है वो द्रव्य की सतह के ऊपर ही पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वहीं पर तैरने लगेगा। तो ये तो दूसरा उदाहरण है द्रव्य की सतह का तनाव में होने का, है ना। तीसरा नंबर का उदाहरण है, देखिए तीसरा नंबर का उदाहरण है बच्चों, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि देखिए, जब आप लोग देखते होंगे कि दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश, है ना, ब्रूश, है ना, का उसका देखते होंगे कि बहुत सारा उसमें रेशा जो होता है वो निकला हुआ होता है, उसमें रेशा निकला हुआ होता है, बहुत सारा रेशा उसमें से निकला होता है ना। देखिएगा कि जब आप उसको पानी के अंदर डुबाते हैं, जब उस ब्रश को जब आप पानी के अंदर डुबाते हैं, तो वो क्या होता है, उसका रेशा जो होता है वो फैलने लगता है, मतलब इधर उधर बिखरा रहता है। और जैसे जैसे आप उसको यदि पानी से बाहर निकालेंगे तो सारा रेशा एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाता है ना। वो पानी के अंदर जो होता है सब फैला रहता है, लेकिन जैसे ही उसको आप द्रव्य से बाहर निकालते हैं तो सब क्या होता है, रेशा एक दूसरे से सट जाता है। तो वो सटता क्यों है, बस उसका वही कारण है कि जैसे ही मान लेते हैं कि सब सिकुड़ना चाहता है ना, क्योंकि सभी रेशाओं के बीच में, सभी रेशा के बीच में द्रव्य आ जाते हैं, द्रव्य आते हैं। जैसे ही हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं तो इस रेशों के बीच में पानी की मात्रा घटने लगती है, तो जितना भी पानी शेष बचा रहता है वही पानी जो होती है वो आपस में सिकुड़ना चाहती है और रेशा को एक दूसरे से सटा देती है। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि पृष्ठ तनाव का ही ये एक सुंदर सा उदाहरण है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश, है ना, पानी के अंदर, है ना, ब्रश, देखिए ब्रश पानी के अंदर उसके रेशे फैल जाते हैं, है ना, उसके रेशे फैल जाते हैं, लेकिन पानी से बाहर निकालने पर रेशा आपस में चिपक जाता है, रेशा आपस में चिपक जाता है। तो ये जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है बच्चों, सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी बात है कि देखिएगा कि जब आप, है ना, या किसी मतलब कांच की सतह पर देखिएगा कि कांच की सतह पर, है ना, कांच की सतह पर पानी का बूंद,
है ना, कांच की सतह पर पानी का बूंद या पारा का बूंद, कांच की सतह पर पानी का बूंद या पारा का बूंद का गोलाकार होना, है ना, बूंद का गोलाकार होना, ये भी पृष्ठ तनाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। कांच की सतह पर जब आप पानी के बूंद को जब रखेंगे तो वो गोलाकार हो जाता है। तो मैंने इसका आप लोगों को डिस्क्राइब भी कर दिया कि आखिर वो गोल क्यों होता है ना। तो आप लोग कुल मिलाकर के पृष्ठ तनाव को आज अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों कि पृष्ठ तनाव आखिर क्या होता है। ये द्रव्य की सतह का, है ना, ऊपरी सतह का गुण होता है, जिसके कारण वो एक क्या होता है, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करता है ना, एक तनन झिल्ली के समान काम करता है ना। क्यों काम करता है? क्योंकि वो अपनी पृष्ठ की सतह को, है ना, कम कर पाए, न्यूनतम कर पाए, अर्थात उसकी ऊपरी सतह सिकुड़ना चाहती है। तो ये इसका डेफिनेशन था। लेकिन जब मैं इसको आणविक मॉडल के आधार पर जब आप लोगों को समझाऊंगा बच्चों, है ना, इसका जब मॉलिक्यूलर थ्योरी जब मैं आप लोगों को दूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि द्रव्य आखिर ऐसा क्यों करता है, उसकी ऊपरी सतह क्यों, है ना, सिकुड़ना चाहती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और पृष्ठ तनाव से और भी कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग पुनः पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन तो आप लोगों को इसका मालूम हो गया हो बच्चों। देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर द्रव्य का ऊपरी सतह, यदि हम लोग कल्पना करते हैं कि यह द्रव्य का ऊपरी सतह है बच्चों, और इसके ऊपरी सतह पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा का रचना करते हैं। द्रव्य के ऊपरी सतह पर काल्पनिक रेखा का हम लोग कल्पना करते हैं बच्चों। तो इस रेखा के एक ही ओर का द्रव्य, है ना, एक रेखा के चाहे इस और चाहे इस और, है ना, के द्रव्य जो होती है एक दूसरे से जो होता है बच्चों वो अलग हो जाना चाहती है। अलग मतलब इस प्रकार उसमें बल लगता है, इधर ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है ना। यहाँ पर भी हम इस प्रकार, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। इसका मतलब है कि ये तनाव की अवस्था में। तनाव कैसे होता है बच्चों? आप इसको इधर खींचेंगे, किसी वस्तु को आप इधर की ओर खींचते हैं या इधर की ओर खींचते हैं तो वस्तु तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी होता है। द्रव्य जो ऊपरी सतह है, यदि हम लोग इस काल्पनिक रेखा की यदि हम लोग कल्पना करते हैं तो इस रेखा के एक ही ओर का द्रव्य जो होता है ना, क्या होता है, दूसरे इस रेखा के दूसरे से मतलब दूसरे ओर से अलग हो जाना चाहता है। मतलब ये तनाव में आ जाता है। इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव भी हम लोग कहते हैं, टेंशन में आ जाता है। आप बात समझ पा रहे हैं बच्चों कि वो टेंशन किस प्रकार होता है, तो समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग इसका एक दूसरा जो है मैथमेटिकल गणितीय जो परिभाषा होता है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, यदि किसी द्रव्य पृष्ठ, है ना, यदि किसी द्रव्य पृष्ठ के ऊपरी सतह पर, है ना, यदि किसी द्रव्य पृष्ठ के ऊपरी सतह पर एक काल्पनिक रेखा की रचना करते हैं, है ना, द्रव्य पृष्ठ के ऊपरी सतह पर एक काल्पनिक रेखा की रचना करते हैं, है ना, एक काल्पनिक रेखा की रचना करते हैं, तो इस रेखा के, है ना, तो इस रेखा के एक और, है ना, के द्रव्य में, इस रेखा के एक और के द्रव्य में प्रति एकांक लंबाई, इस रेखा के एक ही और के द्रव्य में प्रति एकांक लंबाई में लंबवत लगने वाले बल को, किसके लंबवत, इस रेखा के लंबवत, है ना, लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में लंबवत लगने वाले बल को, है ना, बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों कि यदि इस द्रव्य के ऊपरी सतह पर एक काल्पनिक रेखा की रचना करते हैं तो इस रेखा के दोनों ओर का द्रव्य इस रेखा से अलग हो जाना चाहता है। इसका मतलब वो तनाव की अवस्था में आता है। तनाव की अवस्था में होगा तब ना वो अलग होना चाहता है। मैंने आप लोगों को बताया कि तनाव कब होगा, जब इस पर इधर की ओर बल लगाइए, इधर की ओर बल लगाइए तो कोई चीज़ भी तनाव में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, तो तन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि यदि इस द्रव्य की सतह इस प्रकार के प्रति
प्रतीत होता है कि मानो कि वो इस पर इधर की ओर बल लग रहा है, इस पर इधर की ओर बल लग रहा है, अर्थात वो रेखा से अलग हो जाना चाहता है। तो इसी गुण के आधार पर हम लोग पृष्ठ तनाव का गणितीय परिभाषा भी हम लोग देते हैं बच्चों कि इस रेखा के एक और के द्रव्य, एक और के, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, एक और के द्रव्य में प्रति एकांक लंबाई में लंबवत लगने वाला, किसके लंबवत, इस रेखा के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि L लंबाई है ना, L लंबाई में F बल लगता है ना, किसी द्रव्य की सतह का, यदि हम लोग अपने से कल्पना करते हैं कि उस सतह की लंबाई L है ना, कोई भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं द्रव्य की सतह पर L लंबाई और उसमें F बल लग रहा है ना, L लंबाई में F बल लग रहा है, L बल लग रहा है। तो एकांक लंबाई में कितना बल लगेगा, एकांक लंबाई में F बाय L बल लगेगा, है ना, F बाय L बल लगेगा। तो इसी बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए यहाँ पर एकांक लंबाई में लंबवत लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो एकांक लंबाई में लगने वाला बल कितना है, F बाय L, तो इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को T से सूचित करते हैं। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, F बाय L, इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव भी हम लोग कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा बच्चों, देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक SI मात्रक हम लोग यहाँ तक कहेंगे। तो इसका देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मतलब इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। कौन सा मात्रक है ये इसका SI मात्रक है। आप CGS मात्रक भी इसका दे सकते हैं, तो बल का CGS मात्रक क्या होता है, डायन होता है ना, और लंबाई का सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब डायन प्रति सेंटीमीटर इसका CGS मात्रक होता है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग पृष्ठ तनाव को बच्चों हम लोग परिभाषित करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका बीमा हम लोग लिखना चाहते हैं। तो इसका बीमा, तो बल का बीमा आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, देखिए MLT-2 और लंबाई का बीमा कितना होता है L। तो ये L ये एक L कैंसिल हो गया, तो इसका बीमा कितना हो गया MT-2, तो ये इसका बीमा MT-2 होता है ना। तो ये चीज़ आप लोग जान पा रहे हैं बच्चों। दूसरी बात क्या होता है बच्चों कि पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो द्रव्य का बहुत अच्छा गुण होता है बच्चों। पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव्य का बहुत ही खूबसूरत गुण होता है। इसी के वजह से जो होती है सब कुछ है ना, पानी अपने आकृति को गोलाकार बनाए रखती है। द्रव्य की सतह पर यदि है ना कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसानी से दौड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पारा का जो बूंदें होती है, पारा का जो बूंद होती है वो आपस में चिपक जाते हैं, है ना, और एक बड़ी बूंदों की रचना करता है। तो ये भी आप लोगों का पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है ना। सुई को यदि आप पानी के ऊपर रखेंगे तो वो तैरने लगता है बच्चों। तो ये सब बहुत ही खूबसूरत जो होता है बच्चों, है ना, द्रव्य का होता है, गुण होता है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मॉलिक्यूलर आणविक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या होता है, देखिए पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या होता है ना, आणविक सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं जाते जाते बच्चों आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए कि पानी का बूंद, आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि पानी जो होता है कांच को गीला कर देता है, मतलब भिगो देता है। पानी कांच को भिगो देता है ना, पानी कांच को गीला करता है लेकिन पारा नहीं करता है। क्यों, लेकिन पारा गीला नहीं करता है, पारा गीला नहीं करता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि पानी ही जो है यदि आप कांच के ऊपर यदि पानी को फेंकेंगे तो कांच जो होता है वो भीग जाता है ना, लेकिन पारा यदि आप कांच के ऊपर फेंकिएगा तो फिर पारा जो होता है कांच को गीला नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्या बात है, तो एक बात आप समझिए बच्चों कि द्रव्य के अणु, यहाँ पर जब हम लोग कांच, यहाँ पर कांच है ना, और कांच पर जब हम लोग पानी को फेंकते हैं, कांच पर जब हम लोग पानी को फेंकेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार का फोर्स, जिसको मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि संसंजन बल और आसंजन बल। तो पानी और पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला जो संसंजन बल है,
पानी और पानी के अणु है ना, पानी के अणुओं के बीच में, पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजन बल का मान पानी के अणु और कांच के अणु के बीच में लगने वाले आसंजन बल से कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि कांच जो होता है पानी के अणु को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन दूसरा अणु, पानी का दूसरा अणु उस पानी के अणु को अपनी ओर नहीं खींच पाता, जिसके वजह से पानी कांच से चिपक जाता है। बात समझे हमने क्या बोला कि देखिए पानी है ना, पानी के अणुओं के बीच है ना, पानी के अणुओं के बीच लगने वाला, पानी के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजन बल है ना, संसंजन बल का मान है ना, पानी के अणु, पानी के अणु तथा कांच के अणु, कांच के अणु के बीच, कांच के अणु के बीच लगने वाले, कांच के अणु के बीच लगने वाले आसंजन बल से है ना, आसंजन बल से क्या होता है, कम होता है, आसंजन बल से कम होता है। तो आप बताइए कि यहाँ संसंजन बल का मान कम है और आसंजन बल का मान ज़्यादा है, तो आसंजन बल का मान ज़्यादा होने से पानी जो होता है वो कांच में चिपक जाता है, जिसके वजह से कांच गीली हो जाती है। लेकिन पारा क्यों नहीं गीला कर पाता है? तो यहाँ पर बात यहाँ पर होगा कि पारा के स्थिति में, कि पारा के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजन बल और पारा के अणु और कांच के अणु के बीच में लगने वाले आसंजन बल से अधिक होता है। मतलब पारा के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजन बल का मान आसंजन बल से ज़्यादा होता है, इसीलिए पारा जो होती है कांच के अणु से नहीं चिपक पाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि देखिए पारा के अणुओं के बीच है ना, पारा के अणुओं के बीच लगने वाला, पारा के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजन बल है ना, संसंजन बल, संसंजन बल का मान पारा, पारा तथा कांच है ना, पारा तथा कांच के, पारा तथा कांच के अणु के बीच लगने वाले, लगने वाले आसंजन बल से ज़्यादा होता है ना, आसंजन बल से ज़्यादा होता है, आसंजन बल से ज़्यादा होता है, इसीलिए पारा जो होती है कांच के अणु में नहीं चिपक पाती है। क्या होते हैं संसंजन, पारा के अणुओं के बीच में संसंजन बल ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि पारा के अणु आपस में चिपक के रह जाते हैं है ना। संसंजन, आसंजन बल का मान कम होता है, इसलिए वो कांच के अणु से नहीं चिपक पाते। तो यहाँ पर दोनों जस्ट एक दूसरे से उल्टा होता है। पानी का क्या होता है कि दो अणुओं के बीच में संसंजन बल का मान कांच के अणुओं के साथ आसंजन बल से कम होता है, इसीलिए कांच के अणु और पानी के अणु चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पारा की स्थिति में क्या होता है कि पारा के अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजन बल का मान है ना, पारा के अणु तथा कांच के अणु के बीच में लगने वाले आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए पारा के अणु एक दूसरे से चिपक रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, लेकिन कांच के अणु से वो नहीं चिपक पाते, इसीलिए पारा कांच को गीला नहीं कर पाता। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल है ना, इस पृष्ठ तनाव में बच्चे भरे पड़े हैं। मैं आप लोगों को डेली जो होता है एक एक जो है ऐसा ही उदाहरण बताऊंगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों कि पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या होता है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है बच्चों, है ना। पानी के विषय में आप लोगों को समझने के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, ये बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों। तो आप लोग ये मेरे सारे वीडियो को पृष्ठ तनाव वाले को देखें और अच्छी से समझने का प्रयास करें बच्चों। मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करें। यदि आप लोग मेरे इस चैनल में बच्चों नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं वो आप लोग तक जल्दी से और पहले प्राप्त हो बच्चों। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने जो मेरी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।